जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। इसके लिए अब आपका दिन में 2 बार क्लास होगा। आप सभी जानते हैं कि सुबह में 10 बजे हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्लास करते हैं, लेकिन 8 बजे रात को आपका साइंस का स्पेशल क्लास चलेगा, क्योंकि साइंस के 30 से 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जीके जीएस में आप 65 से 70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए साइंस का क्लास भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी टीम ने सोचा कि 8 बजे से आपका रात में डेली अब 8 बजे से रात में आपका साइंस का क्लास होगा और सुबह में 10 बजे से आपका जो है वह जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्लास होगा। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि सभी बच्चे जान सकें, क्योंकि बिना बताए हुए यह क्लास लिया जा रहा है। समझे कि नहीं? तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। साइंस का स्पेशल क्लास है बिहार पुलिस के लिए, 8 बजे से डेली अब शुरू होगा। 8 बजे रात से डेली साइंस का स्पेशल क्लास अब शुरू होगा। तो 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पूरा फैक्ट के साथ आपको बताने वाले हैं। हर प्रश्न का, हर ऑप्शन का फैक्ट आपको बताएंगे, क्योंकि साइंस में फैक्ट है तभी साइंस है। बिना फैक्ट के साइंस आप नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही आपको याद रहेगा। तो हम आपको पूरा याद कराने का प्रयास करेंगे। 1 का ऑप्शन है लेक्सोग्राफी शब्दकोश का संकलन। ये सभी जो गलत है, ये सभी ऑप्शन गलत है, लेकिन लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है शब्दकोश का संकलन। तो 1 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है शब्दकोश का संकलन, और लेक्सिकोग्राफी का जनक जो थे एस जोहानसन थे। फिलोलॉजी में भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। आइनोग्राफी में चित्रकला प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है, और एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से 2 का सही जवाब बताएं। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन सी, जीवित व मृत दोनों जानवरों का। जूलॉजी में जीवित व मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों के विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमालियम नामक किताब लिखा, जिसमें 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना एवं विशेषताओं का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, कैरोलेस लिनियस किस देश के निवासी थे? 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए, रात 8 बजे से आपका साइंस का स्पेशल क्लास चलेगा। बार बार आपको हम यही कह रहे हैं कि रात 8 बजे से आपका साइंस का स्पेशल क्लास चलेगा, और उसमें फैक्ट भी बताएंगे। फैक्ट के साथ क्लास होगा, समझे कि नहीं? क्योंकि साइंस है तो फैक्ट है, नहीं तो फैक्ट है तो साइंस है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो साइंस स्पेशल क्लास से आप सभी डेली 8 बजे रात से जुड़िए। अगर साइंस में आप सभी अच्छा करना चाहते हैं तो, और जीके और करंट अफेयर्स में अच्छा करना चाहते हैं तो डेली 10 बजे सुबह में आप जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जा पाएगा। 3 का सही जवाब बताएं। कैरोलेस लिनियस किस देश के निवासी थे? तो स्वीडन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कैरोलेस लिनियस स्वीडन देश के निवासी थे। इन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी। इनके द्वारा रचित पुस्तक जेनेरा प्लांटेरन नामक पुस्तक पादप जातियों के प्रजातियों के बारे में एक संकलन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। निम्नलिखित में किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? 4 का ऑप्शन डी, जीवाणु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि यह एक कोशिकीय होते हैं। देखिए, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एवं प्रोकैरियोटिक जीव है। बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, एक प्रोकैरियोटिक जीव है।
तथा इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है उसे सहोपकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने में काम आता है। क्वेश्चन अगर पूछे कि लाइकेन किस में काम आता है तो लिटमस पेपर बनाने में काम आता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। साइंस का स्पेशल क्लास शुरू हो गया है, आगाज हो चुका है। इस बार सिलेक्शन आप सभी का होगा। 5 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नीचे देखिए, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप सभी चिंतित ना हो। चलिए 6 नंबर का सही जवाब बताएं। रोग प्रसिद्ध पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन की दर होती है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। रोग प्रसिद्ध पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन की दर होती है। सही जवाब कम होती है। कम होती है, कम क्यों होती है तो इसका कारण देख लीजिए। क्योंकि रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर स्वपोषी कम होती है। पौधे के प्रत्येक भाग अर्थात जड़ तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। आगे देखिए, चेचक किस वायरस के कारण होता है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चेचक किस वायरस के कारण होता है। आप सभी जानते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण जो है चेचक होता है। 7 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चेचक वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चेचक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। चेचक रोगी को तेज बुखार और शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं। खासरा रोग जो है मोरबिली वायरस से फैलता है और छोटी माटा रोग जो है वेरिसेला वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब। फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सही जवाब काइटिन की। फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, फंजाई का पूछे तो काइटिन और पादप की पूछे तो सेलुलोज। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। इन्हें पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। संरचना के आधार पर इनकी कोशिका को मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं में अधिक समानता रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन है। लाइकेन क्या है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। लाइकेन क्या है तो लाइकेन आपका स्वपोषी होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो 2 अलग अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल के सहजीवी साझेदारी होता है। आगे देखिए, मक्का का दाना है। 11 का सही जवाब बताएं। मक्का का दाना क्या है, जल्दी से बताएंगे। मक्का का दाना क्या है तो 11 का ऑप्शन भी वास्तविक फल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मक्का का जो दाना है वास्तविक फल है। मक्का वास्तविक फल होता है जिस फल का विकास ओवरी से होता है। सत्य फल या वास्तविक फल कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका आम हो गया, जामुन हो गया, केला हो गया। अब नीचे देखिएगा तो जिस फल का विकास ओवरी को छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है उसे अवास्तविक फल कहते हैं, यानी असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया। तो सत्य फल असत्य फल में यहाँ जो है वह डिफिनेशन आप लोग समझ लीजिए। जिस फल का विकास ओवरी से होता है उसे सत्य फल कहते हैं और जिस फल का विकास ओवरी से नहीं होता है उसे असत्य फल कहते हैं।
सत्य फल में आम जामुन केला हो जाता है और असत्य फल में सेब नाशपाती हो जाता है। आगे देखिए, अवांछनीय पौधा को कहते हैं। 12 का सही जवाब बताएं। अवांछनीय पौधा को कहते हैं तो खरपतवार कहते हैं। खरपतवार अवांछनीय पौधा का कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो खरपतवार नष्ट करने वाले केमिकल को वेडिकेल यानी खरपतवार नाशी कहा जाता है। आगे देखिए 13 नंबर, लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों बनने लग जाती है? लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों बनने लग जाती है या लगने लग जाती है? 13 का सही जवाब बताएं। तो इसका कारण होता है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण के कारण लोहे की वस्तुओं में जंग लगने लगती है। इसका कारण भी होता है लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप या रंग गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। समझे कि नहीं? तो मान लीजिए कि दूध से आप दही बना दिए। दूध से अगर आप दही बना दिए तो फिर क्या दही से आप दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो एक रासायनिक परिवर्तन है। अब मान लीजिए कि बर्फ पिघला पानी बन गया, तो पानी से फिर बर्फ बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। एग्जाम्पल में देख लीजिए, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। यानी किसी भी परिवर्तन के कारण एक नया पदार्थ बनता है। समझे कि नहीं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्व से बनी होती है। 8 बजे का क्लास साइंस के नाम। 8 बजे का क्लास साइंस के नाम। साइंस स्पेशल क्लास 8 बजे से शुरू हो रहा है। 14 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन डी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन दर्शन के अनुसार वस्तु आग, जल, वायु, क्षितिज और गगन से बना है। समझे कि नहीं? भारतीय साहित्य में इन तत्वों को पंच तत्व कहा जाता है। पंच तत्व कौन कौन है? वस्तु, आग, जल, वायु, क्षितिज, गगन। आगे देखिए, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं के बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 5, 6, 7 या 8 होती है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में, सबसे बाहरी सेल में, आउटर सेल में 5, 6, 7 या 8 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु आवर्त सारणी के दाएं भाग में होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होता है, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया। 14, 15, 16, 17 में 19वें वर्ग का अधिकतम तत्व जो अधातु है। समझे कि नहीं? आगे देखिए, धनायन तब बनता है जब, धनायन कब बनता है? तो धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनायन बनता है। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला अम्ल है। 17 का सही जवाब बताएं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनकर तैयार है, क्वेश्चन पेपर आपका तैयार है। अब केवल एग्ज़ाम होना है और 1 तारीख से आपका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। 17 का ऑप्शन सी फॉस्फोरिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला फास्फोरिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल में मुख्यतः फास्फोरिक अम्ल ही पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र H3PO4 होता है। क्वेश्चन पूछे कि फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H3PO4 होता है। न्यूक्लिक अम्ल बना होता है क्षार से, शुगर से, फास्फोरिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम एक कैसा पदार्थ है? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। तो एंजाइम जो होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थ में बदलता है। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ को जो है साधारण पदार्थों में बदलता है। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होता है। जिस पदार्थ पर उत्प्रेरक कार्य करता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम का सबस्ट्रेट पर क्रिया द्वारा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। फ्रेंच वैज्ञानिक एनिसेलमेन पाये ने सर्वप्रथम एंजाइम डायस्टेज की खोज 1833 में की थी। एंजाइम शब्द का प्रयोग विल्हम कुन ने किया था। प्रमुख एंजाइम पेप्सिन है, इन्वर्टेज है, लाइपेज है, एमाइलेज है, माल्टेज है और सुक्रोज है। आगे देखिए, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? 19 का सही जवाब बताएं। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? अस्कंदन आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 19 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। 19 का ऑप्शन है अस्कंदन बिल्कुल राइट आंसर है।
पानी में लटके हुए कोलाइडी कणों को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यदि अयस्क किसी विलायक में विलय हो तो प्रायः निक्षालन का प्रयोग करते हैं। फेन उत्प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। जेडेन हो गया, सीडी हो गया, एचजी हो गया। धातुओं का शोधन आसवन विधि से किया जाता है। यह वाष्पशील धातु होते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संपीड़ित प्रकृति गैस है। संपीड़ित प्रकृति गैस पूछा जाता है, जिससे सीएनजी पूछा जाए। निम्नलिखित में सीएनजी में अनुपस्थित होता है। सीएनजी का फिर फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसे संपीड़ित प्रकृति गैस बोला जाता है। तो कौन सा जो है अनुपस्थित होता है? तो देखिए, सीएनजी में जो होता है यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अनुपस्थित होता है। इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अनुपस्थित रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है। सीएनजी निम्न गैसों की बनी होती है। मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, प्रोपेन हो गया C3Hg, ब्यूटेन हो गया C4H10, नाइट्रोजन हो गया N2। इन सभी से मिलकर सीएनजी को निर्माण किया जाता है। आगे देखिए, बॉयल का नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का फटाफट सही जवाब बताएं। बॉयल का नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो आपका नियत तापमान पर आपका बिल्कुल सही जवाब। बॉयल का जो नियम है नियत तापमान पर लागू होता है। बॉयल के नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। स्थिर ताप पर बॉयल का नियम क्या है? तो बॉयल का नियम स्थिर ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रम अनुपाती या व्युत्क्रम अनुपात में होता है। आगे देखिए, दहन एक है। दहन आपको पढ़ना है। दहन क्या है? दहन जो होता है रासायनिक प्रक्रिया दहन है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। दहन उच्च तापमान पर ऊष्माक्षेपी रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें इथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे ज्वाला, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी कारण मोटर कार चलती है। यह क्रिया हमारे शरीर में भी होती है। यहाँ खाद्य पदार्थों का दहन होता है। आगे देखिए, क्रायोलाइट किसका निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? जल्दी से बता। सही जवाब ऑप्शन है एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। क्रायोलाइट में Na3AlF6 होता है। इसे ही जो है चीफ एल्युमिनियम जाना जाता है। आगे देखिए, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? जल्दी से बता। यानी धातुएं विद्युत का चालक क्यों होती है? इसका कारण बताइए। तो इसका कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसी कारण धातुएं जो है विद्युत का चालक होती है। धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और सर्वाधिक विद्युत चालक धातु सिल्वर है। सर्वाधिक विद्युत चालक कौन है? सिल्वर होता है। आगे देखिए, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होते हैं? 25 का सही जवाब बता। तो यह आपका एनोड में एकत्रित होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। धातु का निष्कर्षण वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है और वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु एनोड पर एकत्रित होता है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? एफपीएस पद्धति फटाफट बताइए। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड होता है। अब 1 पाउंड बराबर कितना होता है? तो 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है और 1 औंस होता है 28.5 ग्राम के बराबर। 1 क्विंटल 100 केजी के बराबर होता है। आगे देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? फटाफट बता। पृष्ठ क्षेत्रफल आपका एक अदिश राशि होता है। आगे देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। वह राशि जिसका केवल परिणाम हो अदिश राशि कहलाता है। देखिए, अदिश राशि का परिभाषा है कि वह राशि जिसका केवल परिणाम हो, और सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए, द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, आवेश, चाल, विभव, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, ये सभी जो है अदिश राशि है। और वह राशि जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, सभी जो है सदिश राशि है। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 हो तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? 28 का सही जवाब बता।
ऑप्शन बी हो जाएगा शून्य होगा। शून्य क्यों होगा तो सबसे पहले जान लीजिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। तो वेग जो होता है सदिश राशि होता है, अभी आपको बताया, और इसके गुणनफल वेग और टाइम के गुणनफल को विस्थापन कहते हैं। समझे कि नहीं। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर होता है। आगे देखिए, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, इसका पूरा हम इतिहास लिख कर लेके आए हैं। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्षता निर्भर द्रव्यमान पर है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध कराता है जड़त्व कहलाता है। आगे देखिए, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा। तो 31 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अब देखिए, यहाँ किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की ऊर्जा जो ऊर्जा आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। भारत में प्रथम पनबिजली 1904 में शिव समुद्र में कावेरी नदी पर बनाया गया। अब यहाँ से VVI क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है। तो ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब क्या कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल क्या करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती क्या करता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के कारण होता है। तो देखिए, न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था, उसको भी आप बताएंगे। सबसे पहले आप इसका सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब गति के प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या है। तो देखिए, गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। अब गति का प्रथम नियम देखिए, प्रत्येक पिंड तथा जब अपनी ध्यान से पढ़िए गति का प्रथम नियम। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होता है जिस दिशा में वस्तु पर बल आरोपित किया गया हो। तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात 2 वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया सदैव विपरीत व बराबर होती है। तो न्यूटन के तीनों नियम आपको बता दिए। आगे देखिए, गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। क्यों लगता है जी। क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप का जो है पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण जो है वह स्वादिष्ट लगता है। आगे देखिए, वृद्ध अवस्था में मानव की रक्त धमनियां संकरी हो जाती है जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है। ऐसा इस नियम के कारण होता है। तो ऐसा बर्नौली के सिद्धांत के कारण होता है। तो बर्नौली का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, बर्नौली का सिद्धांत है कि वृद्धावस्था में रक्तदाब बढ़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित सत्यता तथा अविरक्तता के समीकरण से जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाता है रक्त का वेग घटता जाता है तथा क्षेत्रफल के कम होने पर वेग बढ़ता जाता है। जब हृदय से रक्त संकरी धमनी से चौड़ी धमनी में प्रवेश करती है तो वेग घटता है। आज का लास्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका डॉपलर प्रभाव पर, बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ, इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणु की इकाई के रूप में था। तो देखिए, साइंस का स्पेशल क्लास डेली आपका 8 बजे होगा।
और आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और साइंस का अगर आप डेली स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ 8 बजे रात में जुड़ें लाइव क्लास से, और डेली सुबह में 10 बजे जुड़ें। बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।